मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा आए और मथुरा में आकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। नगर निगम के प्रत्याशी जो हैं उनको लेकर उन्होंने जनता से अपील की जिताने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो काफिला है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निकल चुका है। मुख्यमंत्री का वैसे तो प्रोग्राम जो था वो करीब 50 मिनट का था, 1 घंटा रुकने का था, लेकिन यदि बात करें तो मुख्यमंत्री केवल जो है आधे घंटे ही यहाँ पर रुके। मथुरा में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने जनता से अपील की अपने जो मेयर प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए, जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए, जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको जिताने के लिए, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको जिताने के लिए। और करीब 30 मिनट के भाषण देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से रवाना हुए। आपको दिखाना चाहता हूं कितनी भीड़ है यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जनता भारी मात्रा में यहाँ पर जो है वो अपने चहेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए यहाँ मथुरा में आई हुई थी, कार्यक्रम स्थल में आई हुई थी, जिसमें यहाँ पर जो है सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि जो भी मेयर जो हमारे मेयर प्रत्याशी हैं, बीजेपी के जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताएं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भरोसा जताया है पब्लिक के ऊपर, पब्लिक के जो उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी भारी बहुमत से महाभारत कालीन हस्तिनापुर की धरती से अब की बार चुनाव में अखाड़ा बन रहा है शिक्षा का मुद्दा। मेरठ के हस्तिनापुर की बात कही जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी सुनीता रानी ने साफ तौर पर कहा है कि हर गरीब को शिक्षा दिलाने के लिए मैं तत्पर रहूंगी। विकास के कार्य लगातार उसी गति से चलते रहेंगे। वहीं अगर सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी की बात की जाए तो मेरठ से राज्य मंत्री दिनेश खटीक की बहन 8वीं पास हैं, वो इस वक्त मैदान में उतरी हैं। और वहीं विपक्ष की बात की जाए, निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए तो सुनीता रानी पीएचडी होल्डर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से मैं पढ़ी हूं, जिन समस्याओं से मैं जूझी हूं, उन सभी समस्याओं को मैं जानते हुए गरीब की मदद करने के लिए मैदान में उतरी हूं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए रहेगा शिक्षा का। जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल पहुंचाने का काम रहेगा। 12वीं के बाद जो गरीब बच्चे हस्तिनापुर के जो गांव के बच्चे हैं, जो हस्तिनापुर कस्बे के बच्चे हैं, वो शहर नहीं जा सकते, उनके लिए विशेष शिक्षा का इंतजामात रहेगा। हर गरीब को शिक्षा का अधिकार है और उसी पर मेरा काम सबसे ज़्यादा रहेगा। जिस तरह से बीते वर्षों की बात की जाए, हस्तिनापुर में जो विकास है वो तीव्र गति से नहीं हो पाया, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार की व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो सरकार की योजना है उनको धरातल पर ला करके सभी महिलाओं को उसमें प्रेरित किया जाएगा। वहीं अगर हस्तिनापुर की बात की जाए तो द्रौपदी का सांप लगा हुआ बताया जाता है कि हस्तिनापुर के अंदर जो महिला है वो घर के कामकाज के अलावा कोई काम नहीं कर सकती है। लेकिन चेयरमैन प्रत्याशी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से हस्तिनापुर जो माँ द्रौपदी है उसके शराब को हटाने का काम करेंगे। हस्तिनापुर में माँ द्रौपदी सभी की माँ है और माँ कभी किसी अपने बच्चे को शराब नहीं देती है। उसी को लेकर के साफ तौर पर देखा जाए तो मेरठ में इस वक्त जो चुनावी सरगर्मी है वो तेज है। कांग्रेस पार्टी के अपने पुराने नेता ही अब पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने लगे हैं। ऐसे में लखनऊ महानगर के 2 अध्यक्ष हरप्रीत सिंह और अजय सिंह अज्जू ने पार्टी छोड़ दी है। यानी कि पार्टी छोड़ने के बाद लगभग 3 घंटे के बाद जब कांग्रेस को इसकी सूचना मिलती है तो कांग्रेस इसको निष्कासन के तौर पे पत्र जारी कर देता है। यानी कि इससे पहले प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का बात करते नजर आए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले 2 महानगर अध्यक्षों के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे, इसको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं होती रहीं। हालांकि फिलहाल पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है। अब देखना ये होगा कि अजय सिंह अज्जू भी क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे या फिर वो कांग्रेस की और नहीं किसी और पार्टी का साथ लेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर जैसे जैसे मतदान का दिनांक नज़दीक आ रहा है तो वहीं कहीं ना कहीं जो राजनीति की जो समीकरण है वो भी यहाँ पर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अगर सहारनपुर की करें तो सहारनपुर में इस वक्त जो है यहाँ पर बीएसपी और बीजेपी की यहाँ पर कांटे की टक्कर है। इसके साथ ही क्योंकि सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी भी खड़े हैं तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइट में है। अभी क्योंकि यहाँ पर सपा को एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि सपा में जो यहाँ पर शामिल थे साजिद चौधरी ने फिलहाल सपा को बाय बाय कह दिए और यहाँ पर बीएसपी में उनकी एंट्री हुई है। क्योंकि साजिद चौधरी की बात करें तो साजिद चौधरी यहाँ पर जो है पिछली बार जो है नगर निगम का जो चुनाव है वो यहाँ पर लड़ चुके हैं।
इसके अलावा क्योंकि वो सपा के एक वरिष्ठ नेता थे और वो यहाँ पर बसपा में जाने के बाद यहाँ पर बसपा की जो स्थिति है वो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बसपा में इमरान मसूद भी यहाँ पर बसपा को लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर फाइट में है। इसके अलावा क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के साथ यहाँ पर जो है बीजेपी ने यहाँ पर प्रत्याशी जो है डॉक्टर अजय सिंह को यहाँ पर बनाया है, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह यहाँ पर जो है अभी नया चेहरा यहाँ पर लोगों के सामने है। वो अब तक डॉक्टर रहे हैं और इसके अलावा वो पिछले काफ़ी समय से जो है संघ के साथ जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं सहारनपुर में जो है यहाँ पर कांटे की फाइट इस बार जो है नगर निगम चुनाव में होने जा रही है। इसके अलावा अगर बात यहाँ पर जो और भी यहाँ पर जो नगर पंचायत है या फिर यहाँ पर नगर पालिकाएँ हैं, उनमें भी यहाँ पर पूरा जो है दाव पे तमाम जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर जो सहारनपुर की अगर बात की जाए या जो नगर पालिकाएँ नगर पंचायत की बात की जाए, तो फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो यहाँ पर नेता हैं, चाहे वो बीएसपी की बात हो, सपा की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जो और प्रत्याशी हैं, जो बाकी के जो प्रत्याशी है, चाहे वो निर्दलीय है, वो कहीं ना कहीं अभी जो दौर चल रहा है वो यहाँ पर समर्थन देने का दौर यहाँ पर चल रहा है। 6 दिन बचे हैं चुनाव के मतदान को और सभी प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं। कड़ाके की धूप में घर घर कैंपेन करने जा रहे हैं। हम खड़े हैं इस समय नगर पंचायत नसीराबाद में और नसीराबाद में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है मुस्लिम उम्मीदवार को, और मुस्लिम उम्मीदवार हैं अनीसा बानो। और इससे पहले भी ये अध्यक्ष रही हैं और अच्छा काम किया है, लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। और जिस तरह से आप भीड़ दे सकते हैं कैमरे के पीछे की लोग, मुस्लिम महिलाएं और सारे लोग जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, घर घर जाके डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से काबिले तारीफ जरूर है। फिलहाल लगातार मुख्यमंत्री का दौरा लगा रहा है। कल प्रदेश अध्यक्ष भी शहर रायबरेली में रहे और 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका अध्यक्ष की प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये वोट, ये जिस तरह से जो भीड़ है, गैदरिंग है, ये वोट में तब्दील होकर भारतीय जनता पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाती है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल भाजपा जिस तरह से मेहनत कर रही है और जिस तरह से वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो दिलचस्प ज़रूर है। फिलहाल ये चुनाव किस ओर बैठेगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। अतीक अहमद के ससुर के घर से बरामद हुई एक डायरी तमाम राज खोलती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उस डायरी में तमाम ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं जो कहीं ना कहीं जराइम की दुनिया में अतीक अहमद का साथ देते थे। उसके अलावा जो हथियारों के सप्लाई करने वाले लोग थे, उस डायरी में उनके नाम भी लिखे गए हैं। जराइम की दुनिया से कमाई गई काली कमाई जो थी वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियाँ बनाई गई, इसको लेकर भी उस डायरी में अहम जानकारियाँ ली गई हैं। अब देखना होगा कि यूपी एसटीएफ इस डायरी के बारे में क्या कुछ अहम खुलासे। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो अपने नागरिकों की सकुशल वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था और अपने नागरिकों की सकुशल वापसी कराई थी। अब सूडान में सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष चल रहा है, जिसका सीधा असर सूडान में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है ताकि सूडान से सकुशल जो वापसी है वो भारतीयों की कराई जा सके। इसी कड़ी में कल दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 360 लोगों को लाया गया। इसमें अगर हम बात करें तो देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ के लोग इसमें मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की ओर से खासा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि किसी भी नागरिक को जो सूडान से उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं उन्हें लाया जा रहा है, उनको दिल्ली में रहने की व्यवस्थाएं की जाए, उनके गंतव्य स्थान यानी कि जहां के वो रहने वाले हैं वहां तक की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारी कल देर रात भी एयरपोर्ट पर डटे रहे और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के नागरिकों के स्वागत में वहां पे मौजूद रहे। इसके साथ ही ऑपरेशन कावेरी की हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम जो यात्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं या यूं कहें कि जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वो सकुशल घर वापसी आने के बाद मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिन लोगों की सकुशल वापसी हो रही है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत सरकार अभी भी प्रयास कर रही है कि जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, बताया जा रहा है कि करीब 3000 से जो ज़्यादा लोग हैं वो कहीं ना कहीं सूडान में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही करीब 1000 के आसपास जो लोग हैं वो जेद्दा में सूडान के फंसे हुए हैं। इनके लिए भी रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। भारत सरकार की बात करें, दूतावास की बात करें, लगातार जो एजेंसियां हैं वो संपर्क में बनी हुई है। ऐसे में भारत सरकार को तमाम जो लोग हैं वो धन्यवाद दे रहे हैं इस रेस्क्यू के लिए, इस ऑपरेशन कावेरी के लिए। सूडान में जारी गृह युद्ध के बाद भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वहां फंसे भारतीयों को निकाला जाए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कई अभियान चलाए जा रहे हैं
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अपने अफसरों को निर्देशित किया था कि उत्तर प्रदेश के जो आसी सूडान में रहते हैं, अगर वो वापस आते हैं तो उनको ससम्मान रिसीव किया जाए, अधिकारी मौके पर पहुंचे और रिसीव करके उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए, जिसको लेकर व्यवस्थाएं पूरी की जाए। हालांकि इस दौरान उनके खाने पीने और बाकी इंतजाम भी कराए जाए। उत्तर प्रदेश के 31 नागरिक ऐसे हैं जो कि सूडान में थे, भारत सरकार उनको लेकर आई। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से उनको लेकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया। 31 लोग ऐसे हैं जिसमें गोरखपुर और बस्ती मंडल से आते हैं, उनको उनके घर तक उत्तर प्रदेश परिवहन ने पहुंचा दिया है। साथ ही साथ लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। बड़े पैमाने पर पहुंचे लोगों ने उनका स्वागत भी किया। सूडान में फंसे भारतीयों को देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने उनके घरों को पहुंचाया। घरों के लोगों में छाई खुशी की लहर। आपको बता दें कि सूडान में देश के भारत के अनेक जगहों के लोग फंसे हुए थे, जिसको भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े संजीदगी के साथ उन्हें वतन वापसी कराई है। साथ ही साथ बता दें कि पूर्वांचल के कई जिलों के लोग सूडान में फंसे हुए थे। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर केंद्र की सरकार ने उन्हें बखूबी और तवज्जो देते हुए अपने देश की वतन वापसी कराई है। आज अपने घरों में पहुंचे लोगों ने केंद्र और प्रदेश की सरकार की सराहना करते थकते नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित प्रदेश की सरकार की और केंद्र की सरकार की किया है। यही नहीं, आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर जैसे गोरखपुर के परिक्षेत्र में प्रवेश करते ही भारतीय जनता पार्टी सहित गोरखपुर के समस्त अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उन लोगों का बखूबी उन्हें घर पहुंचाने की भी जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने ली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास की जो बात करती है, उसको धरातल पे भी कहीं ना कहीं दिखाती हुई नजर आती है। चाहे बात आमजन की हो, चाहे जेल में बंदियों की। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या फिर उनको आत्मनिर्भर बनाने की। जेल में बंदियों को लेकर भी योगी सरकार हमेशा से सजग रही है। इसे लेते हुए उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर भी जेलों तक पहुंचाया जा रहा है। वहां के बंदियों को भी अब आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, ताकि वो ODOP योजना से जुड़ के अपने आप को सशक्त कर सके और आत्मनिर्भर बना सके। इसे लेते हुए मैनपुरी जेल में तारकशी को लेके तमाम बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वो आगे आने समय में जब वो अपनी सजा खत्म कर सके, उसके बाद निकल के समाज में एक सम्मान पा सके और योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी करते हुए नजर। कानपुर की बाबूपुरवा थाना पुलिस ने 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुकदमा पंजीकृत किया है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ईद की नमाज अदा करने को लेकर ये निर्देश जारी किया था कि खुलेआम सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। ऐसे में कानपुर के बाबूपुरवा के ईदगाह मैदान में और सड़क पर जब नमाज पढ़ी गई तो पुलिस ने अब इस पूरे मामले पर 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस पूरे मामले में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में सड़क पर नमाज पढ़ने वाले नमाजियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। स्टेट के आदेशानुसार हरिमोहन यादव निवासी लोढ़वारा द्वारा अवैध तरीके से जुटाई गई संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत आज कुर्क कर लिया गया है। सदर एसडीएम और सीओ सिटी के मौजूदगी में बाकायदा डिग्गी पिटवाई जा रही है। अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि जो भी संपत्ति कुर्क कर ली गई है, ना तो अब उसकी बिक्री होगी और ना ही इसका किसी प्रकार से अग्रिम आदेश तक को किसी भी प्रकार से उपयोग किया जा सकेगा। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल बाकायदा यहाँ पर मौजूद है। सीओ सिटी हर्ष पांडे व सदर एसडीएम व तहसीलदार सहित आला फोर्स बल के साथ बाकायदा सबको जागरूक किया जा रहा है। डिग्गी पीटी जा रही है कि जो भी अवैध तरीके से संपत्ति जुटाई गई थी उसको जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार कुर्क कर लिया गया है और अब इस संपत्ति को ना तो बेची कोई खरीदेगा और ना ही किसी प्रकार से इस संपत्ति का उपयोग किया जाएगा जब तक अदालत न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेश नहीं आ जाता है। बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएम गिरोह पकड़ा गया है। ये दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। ये इसे आज जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने के निर्देश दिए गए थे। जो घटनाएं बार बार हो रही थी, टीम गठित की गई थी, उसको लेकर आज जो है ये गिरोह पकड़ा गया है। इनके पास से एटीएम कार्ड पकड़े गए हैं। बधाई, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। एक जो है स्विफ्ट गाड़ी है वो पकड़ी गई है।
उसके बाद निगाह चुनाव को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज पुलिस लाइन में जो है सभा की है। उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए हैं किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं बर्दाश्त होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए हर कीमत पे जो अपराध हो रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। निगाह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं, कहीं भी कोई धांधलीबाजी नहीं हो। अगर कहीं भी कोई धांधलीबाजी पाई जाती है उसे किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्रवादियों बार बार जो है यहाँ से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर ओपी सिंह बार बार जो है मीटिंग ले रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। बहुत ही सख्त। यूपी के बुलंदशहर में पिछले दिनों हुए विस्फोट के बाद भी जो शहर में अवैध आतिशबाजी का मिलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। देर रात एएसपी अनुकीर्ति शर्मा ने कई इलाकों में छापेमारी की। उस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी बरामद की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच भी की जा रही है। एएसपी का दावा है कि इस मामले में जितने भी लोग संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों बुलंदशहर में हुए विस्फोट के मामले में कई लोग काल के गाल में समा गए थे। उसके बाद से लगातार अवैध आतिशबाजी के खिलाफ पुलिस अभियान चलाए हुए है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस तरीके के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होती रहेगी। की नगरी आगरा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जेसीबी द्वारा गौवंश को खींचकर जमीन में दफनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि यह पूरा वीडियो जनपद आगरा के डौकी स्थित कोलारा कला का बताया जा रहा है, जहां लोगों ने बताया है कि यहां भूख से व्याकुल होकर गौवंशों की मौत हो रही है और यहां पर 6 गौवंशों की मौत हुई है, जिन्हें कर्मचारियों द्वारा आनन फानन में जेसीबी द्वारा खींचकर और जमीन में गड्ढा खोदकर उन्हें दफनाया गया है। ये पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी कई मामले ऐसे आए, लेकिन जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं वो बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। वही इस विषय पर जब एसडीएम फतेहाबाद से बात करने की हमने कोशिश की तो एसडीएम ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मृत गौवंशों को जेसीबी से खींचकर और जमीन में दफनाया जा रहा है। तो अपने आप में बड़ी विडंबना की बात है, जहां योगी सरकार तमाम गौशालाओं के लिए पैसा भेज रही है और जो आवारा पशु है उनके संरक्षण के लिए इस तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं उन पर पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार की जो मंशा है उन पर बिल्कुल ये अधिकारी पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं वो कब तक इस चीज की सुध लेते हैं और जो लगातार गौवंशों की मौत हो रही है उनको किस तरीके से रोकते हैं। अमेठी में दरोगा जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लगातार दरोगा जी किसी को नसीहत देते दिखाई पड़ रहे हैं और लगातार अपने बड़े अधिकारियों की घूस देने की बात भी कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला कुशलगंज थाना से जुड़ा है, जहां पर दरोगा मंजीत सिंह तैनात हैं और उन्हीं का ऑडियो ये बताया जा रहा है, जिसमें कि 2 पक्षों का मामला था। 2 पक्षों में मारपीट हुई थी और एक पक्ष को पुलिस के अधिकारी को बयान दर्ज करवाना था, जिसमें कि वो पक्ष दरोगा जी को बगैर बताए ही जाकर के अपना बयान दर्ज करवा लिया, जिसको लेकर के दरोगा जी ये बात कह रहे थे कि जिस तरह से आप चले गए और हमसे नहीं बताए और कहीं ना कहीं अब हमको एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, अधिकारी हमसे नाराज़ होंगे और हमें अधिकारियों को कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। तो जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल होते ही अमेठी एसपी इला महारन लगातार जो है ऑडियो का संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें दरोगा मंजीत को उन्होंने निलंबित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हो रहा है एक पुलिस के दरोगा का है और कहीं ना कहीं ये पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेठी में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हनुमान जी महाराज का विशाल 800 किलो अष्टधातु का गदा बनकर तैयार किया जा रहा है। ये गदा एमपी के खेड़ापति में स्थित हनुमान जी महादेव के मंदिर पर लगाया जाएगा। बताते हैं कि इस गदा को तैयार करने में 15 कारीगरों ने लगभग 2 महीने की मेहनत की है। इस गदा में सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये गदा हाथ से ही बनकर तैयार किया गया है। बताते हैं कि खेड़ापति में जो मंदिर है वह रामायण काल से प्रचलित है। उस मंदिर की स्थापना के बाद अब यहाँ
से ये जो तैयार किया जाएगा गदा, यह मंदिर के बाहर लगाया जाएगा। इस गदा को देखकर हाथरस में हर कोई उसकी प्रशंसा कर। आगरा कमिश्नरेट के थाना जगने क्षेत्र के भवनपुरा में एक व्यक्ति जो बैंड में काम करता था, जो बैंड में साई बजाने के लिए गया था, जो 5 दिन से लापता हुआ, जिसकी सूचना उसके साथियों ने उसके घर पे दी। उसके परिवारीजन थाना सूचना को लेकर के थाने पे जाकर के एक एप्लीकेशन दी कि 5 दिन से लापता है हमारा बेटा, जो नहीं मिला, अभी तक घर पहुंचा है। जिसकी सूचना में पुलिस और ग्रामीण और उसके परिजन साथी भी उसको ढूंढने में लग गए। जिसकी आज ग्रामीणों ने बताया कि कुएं में किसी एक व्यक्ति का शव डला है, जिसकी कुएं में शव की पुष्टि के लिए उसके परिवार के सदस्यों को और थाने के फोर्स ने पहुंचकर मौके पर जांच पड़ताल की, तो परिवार के लोगों ने कहा कि हाँ, ये हमारा ही बेटा है। जिसकी शिनाख्त होने के बाद में पुलिस ने पंचनामा भरकर पीएम के लिए आगरा भेज दिया है और पीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही कारण पता लग पाएगा और रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। वहीं नाराज परिजनों ने सड़क को किया जाम। पुलिस के आने के बाद जाम को खोला गया। पूरा मामला झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के कुमारकुआ का है, जहां पर बीए 3rd ईयर में पढ़ने वाले छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद नाराज परिजनों के द्वारा बताया गया है कि उसके यहाँ किराए पर रह रही एक युवती और उसकी पुत्री के द्वारा उसके बेटे पर नाजायज आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर उसका लड़का बहुत ही परेशान रहता था। इसी को लेकर उसने आज खुद को कमरे में बंद किया और फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं नाराज परिजनों के द्वारा सड़क को जाम कर दिया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और पूरे मामले की जांच को लेकर आश्वासन दिया। झांसी कानपुर की घाटमपुर थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी, जहां पुलिस ने हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट का माल बरामद हुआ है। आपको बताते चले कि पकड़े गए 7 लुटेरे हाईवे पर मोटरसाइकिल पर सवार होकर रील बनाया करते थे। इसी दौरान जो महिलाएं अपने हाथों में बाइक पर सवार होकर बच्चे को लिए रहती थी, ऐसी महिलाओं को लुटेरे चिन्हित करते थे और लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। जिसके बाद आए दिन हो रही लूट की घटनाओं के बाद पुलिस ने हाईवे पर गश्त की और दोनों लुटेरे गिरफ्तार हो गए। पकड़े गए लुटेरों के पास से 15,500 रुपए नगद और लूट का माल भी बरामद हुआ है। जिसके बाद पकड़े गए लुटेरों को पुलिस ने जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर की नई मंडी पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंडी पुलिस ने 2 असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 3 रिवॉल्वर और 8 पिस्टल बरामद किए हैं। कुछ कारतूस भी मंडी पुलिस ने बरामद किए हैं। एक सोनू गुज्जर नाम के एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिससे ये लोग असलहा लाते थे और मुजफ्फरनगर में ये सप्लाई करते थे। चुनाव के नज़दीक इस तरह से एक बड़ा असलहा पुलिस को मिला है, उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से गंभीर है और जो 2 बदमाश पकड़े गए हैं, इनसे गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है।